नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी की हमारी क्लासेस चल रही थी जिसमें से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के संवैधानिक विकास को प्रारंभ किया था। उसमें भी अभी हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के साथ साथ सेटलमेंट एक्ट सन 1781 को और पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम 4 चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट सन 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। एक एक करके हम इन अधिनियमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं चार्टरों पर जो है चर्चा करना प्रारंभ कर रहा हूं। उससे पहले आप चेक कर लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं। यदि दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आज आप भटकते भटकते मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ROARO की यहाँ पर तैयारी जोरों शोरों से कराई जा रही है। भारतीय इतिहास की कक्षाएं चल रही हैं, हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं, पॉलिटी की कक्षाएं चल रही हैं, अन्य कक्षाएं भी शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएंगी। बहुत तेजी से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए चार्टर एक्ट सन 1793, जो 4 चार्टर एक्ट आए थे उनमें से ये पहला चार्टर एक्ट है। पर जो अभी हम अधिनियम देख रहे हैं, अगर उसका क्रम देखें तो ये चौथा अधिनियम है। पहला कौन सा था? पहला था रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। दूसरा कौन सा था? दूसरा था सेटलमेंट एक्ट सन 1781 और तीसरा था पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784, 1784। अब हम देखेंगे पहला चार्टर एक्ट और अधिनियमों के क्रम में चौथा चार्टर एक्ट सन 1793। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बहुत से नोट्स में आप देखोगे तो ये मिलेगा भी नहीं। पर 2 प्रावधान ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। एक तो ये कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कितने वर्ष की वृद्धि की गई थी? तो 20 वर्ष की। हर चार्टर एक्ट 20 वर्ष पर आता है और 20 वर्ष के लिए अधिकार दे दिया जाता है कंपनी को व्यापारिक। इसीलिए जब वो अधिकार समाप्त होने वाले होते हैं तो उन अधिकारों को रिन्यू करने के लिए ही चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट सन 1793 पहला चार्टर एक्ट था, उसमें 20 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी गई। 20 वर्षों बाद यानी 1813 में दोबारा चार्टर एक्ट आया, फिर 20 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दे दी गई। फिर 1833 में आया और फिर 1853 में आया। उसके बाद नहीं आ पाया क्योंकि 1857 में समाप्त हो गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो हम देख रहे हैं चार्टर एक्ट सन 1793 और उसमें हमने देखा कि इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो सभी में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो आपको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्या है कि याद है आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल सन 1784 के एक्ट के जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, उसमें एक प्रावधान किया गया था कि कंपनी के राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य अलग कर दिए जाएंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन से कार्य देख रहे थे? व्यापारिक कार्य। और राजनीतिक मामले देखने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये व्यापारिक मामले। और उसी अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि अब गवर्नर जनरल भारतीय राजाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई युद्ध और कोई संधि बिना इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मर्जी के, बिना इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की परमिशन के नहीं कर सकता। तो यहाँ पर व्यापारिक नहीं, राजनीतिक मामले। राजनीतिक मामले कौन देखता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन था वो ब्रिटेन की सरकार देती थी। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना है कि जब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल मामले भारत के देखता है तो भारतीय राजस्व से ही इसे जो है अब वेतन दिया जाएगा। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा। ये प्रावधान किस में किया गया? ये प्रावधान किया गया सन 1793 के चार्टर एक्ट में। यानी अब भारतीय राजस्व को लूटने खसोटने की शुरुआत हो चुकी है। अब आप आगे आगे देखिएगा किस प्रकार भारतीय राजस्व को लूटा जाता है। पहली बार प्रावधान कहाँ मिला कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को अब भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा और व्यापार को 20 वर्षों के लिए, व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है चार्टर एक्ट सन 1793 में।
चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा चार्टर एक्ट 1813, जो कि हमारा 5वां अधिनियम और दूसरा चार्टर एक्ट है। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट यही है कि इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखिए ऊपर वाले एक्ट में और इस वाले एक्ट में आपको कोई अंतर नजर आ रहा है? ये सेम लाइन लग रही है, पढ़ के देखिए। ऊपर मैंने लिखा है इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और यहां मैं लिख रहा हूं इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसका कारण क्या है? कारण आपको समझ में आएगा दोस्तों अगली स्लाइड में। आप पढ़िए, यहां देखिए कंपनी, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बढ़ाया तो व्यापार का ही अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया है, पर अब थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया गया है। क्या कंट्रोल कर लिया गया है? अब लिखा है अभी से पहले ब्रिटेन की कोई और कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था। पर पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को भारत में बिजनेस करने की परमिशन दी गई। और आपको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर भारत में एक और कंपनी बिजनेस करने आई थी इंग्लैंड की तरफ से। हालांकि बाद में उसका विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ही हो गया, क्योंकि वो उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाई और उसने अपने आप को बेच दिया है इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। पर कंपनी आई थी, क्यों? क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट का जो पहला प्रावधान था वो यही था कि अब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है। इसके 2 अपवाद थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला क्या कि जो चाय का व्यापार है भारत में वो अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, और जो चीन के साथ व्यापार किया जाता है वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। यानी भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। पर चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसे। इसके अलावा भारत में शिक्षा प्रसार के लिए पहली बार 1 लाख रुपए के वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। यानी अब कानून बना दिया गया कि आपको प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपया भारत की शिक्षा दीक्षा पर खर्च करना है। इससे पहले ये सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे थे, भारत का कोई लेना देना नहीं, भारत से सिर्फ लेना है, देना कुछ नहीं है। पहली बार इस अधिनियम में कहा गया कि नहीं, भारतीयों को शिक्षित करो। हालांकि भारतीय बहुत ज़्यादा शिक्षित थे अगर बात की जाए वैदिक परंपराओं के मुताबिक, लेकिन यहाँ शिक्षा का मतलब है अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी जैसे अपने हिसाब से शिक्षा, क्लर्क चाहिए इन्हें अपना काम संभालने के लिए, तो इन्होंने कहा 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि आपको प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा दीक्षा पर खर्च करनी होगी। तो राशि ध्यान रखिएगा। और किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट में। और तीसरा, भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरी अब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। प्रारंभ में ये अनुमति नहीं थी, क्योंकि प्रारंभ में भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी कंपनी, क्योंकि इनका क्लियर विजन था कहीं भी रूल करना है तो सब कुछ करो पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करो। आज भी लोग धर्म के नाम पर बहुत भावुक होते हैं, भूखे मर जाएंगे पर धर्म की बेइज्जती सहन नहीं करेंगे, किसी भी धर्म के, हिंदू धर्म के भी, मुस्लिम धर्म के भी, ईसाई धर्म के भी। यानी धर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। पर अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रच बस गई है, उसने अपना कंट्रोल कर लिया है, तो इनके लिए भी धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई और उन्हें ब्रिटिशों को भारत में बसने का अधिकार प्रदान किया गया। इससे पूर्व कितनी भी सेवा कर लो,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कितना भी लंबा समय बिता लो, पर समय कार्यकाल पूरा होने के बाद आपको लौटना पड़ता था इंग्लैंड। पर अब यदि कोई भारत में ही रहना चाहता है तो उसे भारत में बसने का अधिकार मिल गया था। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो ऊपर के दो हैं इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो 1813 में जो दो प्रावधान लगातार पूछे जाते हैं वो यही कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाय और के व्यापार और चीन के व्यापार के बाद कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा गया, भारत में शिक्षा प्रसार के लिए पहली बार 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया, और साथ ही इसमें आधा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति किस अधिनियम के माध्यम से प्रदान की गई, तो वो की गई है 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ये 3 प्रश्न इस अधिनियम से बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट करा रहा हूं उन्हें जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आपको उम्मीद है कि 1813 का चार्टर अधिनियम समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम की। 1813 के चार्टर अधिनियम, 13 बोल रहा हूँ 33 नहीं, 1813 के चार्टर अधिनियम में एक प्रावधान था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए थे, चाय और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार बने हुए थे। देखिए व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन 1833 में, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे एकाधिकार नहीं बल्कि व्यापारिक अधिकार लिख लीजिए। अधिकार अंतर समझाऊंगा। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार चाय एवं चीन के साथ व्यापार सहित समाप्त कर दिए गए। इसका मतलब ये है कि सन 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया है, मोनोपोली खत्म की गई। इसका मतलब है कि वो खुद तो बिजनेस कर सकती है पर अब दूसरे भी बिजनेस कर सकते हैं। जबकि 1833 का ये जो चार्टर एक्ट था, यहाँ अधिकार ही समाप्त कर दिया गया, यानी अब दूसरे तो बिजनेस करेंगे पर आप बिजनेस नहीं करोगे। यानी कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी अब भारत में व्यापार नहीं करेगी, न चाय का और न चीन के साथ। यानी उसमें तो एकाधिकार बना रहा था ना चाय और चीन, यहाँ पर चाय और चीन के साथ भी। तो कई बार प्रश्न आता है चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार या व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो वो अधिकार है, एकाधिकार गलत पूछते हैं, पर पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट में। कंपनी के व्यापारिक अधिकार कब छीन लिए गए, 1833 के चार्टर एक्ट में। अब कंपनी फिर करेगी क्या भैया, शासन करेगी। उसने इतना बड़ा साम्राज्य भारत में खड़ा कर लिया है, व्यापार पर ध्यान देने की वजह से उस शासन व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इस वजह से बिजनेस तो कोई भी कर लेगा, शासन आपने जीता है, आपने राजाओं को जीता है, तो अब शासन कीजिए। तो ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल शासन करना ही कंपनी का काम रह गया था। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, अब वो बेईमानी हो गए एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि अब बिजनेस ही नहीं करेगी तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कोई काम नहीं रह गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी काम बचा है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक मामले संभालती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कंपनी अब केवल राजनीतिक मामले ही संभाल रही है, व्यापारिक मामले नहीं। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक मामले समाप्त कर दिए गए, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, और कंपनी का काम अब केवल शासन करना ही रह गया था। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट अधिनियम है? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्यों? क्योंकि तब ब्रिटिश जो शासन था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं था, केवल बंबई, मद्रास और कलकत्ता यानी बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर ही शासन था। पर 1833 आते आते लगभग भारत पर शासन हो गया है अंग्रेजों का। क्यों? क्योंकि बीच में वेलेजली आया, वेलेजली ने सहायक संधियां करना प्रारंभ करी और हर सहायक संधि के साथ में उस साम्राज्य को लगभग नष्ट करके जीत लिया है। पढ़ेंगे आगे हम इतिहास में। तो अब भारत पर शासन है, तो उन्होंने कहा फिर बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों, भारत का गवर्नर जनरल कहो ना इसे।
और इस भारत के गवर्नर जनरल में सभी सिविल और सभी डिफेंस यानी नागरिक और सैन्य शक्तियां शामिल थीं। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो प्रश्न आता है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो मैंने इसका उत्तर आपको दिया था, बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वहां भी उत्तर था वॉरेन हेस्टिंग्स। अब मैं आपसे पूछूं, यहां लिख देता हूं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? अच्छा, ये तो लिखा ही है ना, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो फिर एक प्रश्न बनता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? यही लिख लेता हूं, चलो, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो यहां पर भी उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक। कट रहा हो तो थोड़ा नोट कर लीजिएगा, विलियम बेंटिक। क्यों? क्योंकि 1833 में विलियम बेंटिक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उसी समय 1833 का चार्टर अधिनियम आया और उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। 4 प्रश्न हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, ये लगातार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। वन लाइनर नहीं आते अब, लेकिन प्रश्न अभी भी वही हैं। जब मैं कराऊंगा आपको प्रश्नोत्तरी तब मैं आपको समझाऊंगा कि वन लाइनर छोड़ करके कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पर प्रश्न अभी भी इसी में से आते हैं। तो आपने वन लाइनर को भी अच्छे से याद किया ना, तब भी आप उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। चलिए, अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य होते थे? तो 3 सदस्य होते थे। किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में 4थे सदस्य को शामिल किया गया। आपको याद कीजिए पिछला वीडियो लेक्चर और सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें हमने कहा था गवर्नर जनरल की मदद के लिए एक कार्यकारिणी परिषद होगी जिसमें 4 सदस्य होंगे और इन कार्यकारिणी परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। उसके उपरांत हमने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा कि गवर्नर जनरल की ये जो कार्यकारिणी परिषद थी, इसके सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। फिर 93 में कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 सदस्य बने रहे। 1813 में भी कोई दिक्कत नहीं, 3 सदस्य बने रहे। लेकिन जब ये 1833 आया तो गवर्नर जनरल की ये जो 3 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी, इसे दोबारा से 4 सदस्यीय बना दिया गया और 4थे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को जोड़ा गया। और प्रथम विधि सदस्य जो बने वो लॉर्ड मैकेले थे। तो कब बनी दोबारा से 4 सदस्य? 1833 में, और पहले विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकेले। आगे चल के हम देखेंगे कि इस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, और वो सत्येंद्र नाथ सिन्हा ये विधि सदस्य बनेंगे। तो अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य होंगे, 3 तो नॉर्मल और 4था विधि सदस्य होगा, लॉ मेंबर होगा, यानी लॉ का जानकार होगा। और इन्हीं विधि सदस्य लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया है और उस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? मैकेले। यानी भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने हेतु एक विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को 4 सदस्यीय बना दिया गया है। 4थे सदस्य हैं मैकाले। विधि आयोग का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष हैं मैकाले। और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने हैं विलियम बेंटिक।
इसके अलावा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है। तो भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध इसी चार्टर एक्ट 1833 के तहत घोषित किया था। हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलन बरो के काल में, यानी 1833 में नहीं, 10 साल बाद एलन बरो के काल में दास प्रथा को समाप्त किया गया। देखिए, कोई भी चीज विधि विरुद्ध घोषित करने से समाप्त हो जाएगी क्या? अपराध विधि विरुद्ध होते हैं, पर अपराधी तो भारत में है ना, अभी भी विश्व में ही है अपराधी तो हर जगह है। तो विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया पर अपराध के रूप में चलने लगे। इससे पहले लीगल था, कोई अपराध नहीं था। इसके बाद अपराध हो गई दास प्रथा, पर दास प्रथा लगातार चलती रही। धीरे धीरे अंग्रेज सरकार इस दास प्रथा को समाप्त करने की ओर अग्रसर होती गई और 1843 में लॉर्ड एलन बरो के काल में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के काल में सिर्फ नुकसान हुए हैं, बहुत से फायदे भी हुए हैं, कुरीतियां समाप्त हुई हैं। ये दास प्रथा समाप्त हुई है 1843 में लॉर्ड एलन बरो के काल में। सती प्रथा समाप्त हो जाती है 1829 में विलियम बेंटिक के काल में, जब वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे तब। तो बहुत सी कुरीतियां भी समाप्त हुई हैं। तो दास प्रथा को समाप्त करने विधि विरुद्ध किस एक्ट के तहत घोषित किया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत इसे विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। हालांकि समाप्त कब हुई है? समाप्त हुई है 1843 में लॉर्ड एलन बरो के काल में, जब गवर्नर जनरल कौन है? एलन बरो। इसके बाद अंतिम चार्टर अधिनियम है 1853 का चार्टर अधिनियम, और 1853 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर अधिनियम है। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, अधीन नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो अधिनियम पारित किए गए थे, उन अधिनियमों में भी जो अंतिम अधिनियम था वो ये 1853 का चार्टर अधिनियम ही था। ठीक है, इस अधिनियम ने सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्यीय, देखिए कार्यकारी परिषद से पृथक एक परिषद है जो कि 6 सदस्यीय होती थी, विधि निर्माण उसका कार्य था, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब ये कहा गया कि जब वो प्रशासनिक कार्य करेगी तब तो 6 सदस्य होंगे, लेकिन जब भी वो विधि निर्माण का कार्य करेगी तो उसमें कुल 12 सदस्य होंगे। यानी विधान परिषद, जो गवर्नर जनरल की विधायी परिषद हुआ करती थी, अब उसमें 12 सदस्य हो गए। यानी गवर्नर जनरल के पास में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। देखिए, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब अलग अलग होते हैं, नहीं होते? तो ऐसे ही समझ लीजिए, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि 4 सदस्यीय है, जिसमें चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया है। वहीं गवर्नर जनरल की परिषद थी जो 6 सदस्यीय होती थी, अब उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। बोले जब आप प्रशासनिक कार्य संभालोगे तब तो 6 सदस्य होंगे, लेकिन जब आप विधायी कार्य संभालोगे तो 6 अलग से सदस्य इसमें बैठेंगे, और इस प्रकार विधान परिषद की कुल संख्या 12 हो गई। और ये जो 6 नए सदस्य थे, इनमें एक तो बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया। यानी 6 में से 5 कौन होंगे? बंगाल का मुख्य न्यायाधीश होगा ही होगा, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा प्रांत का भी एक एक प्रतिनिधि होगा। ये कहाँ कहा गया है? ये कहा गया है 1853 के चार्टर अधिनियम में। तो ये तो गवर्नर जनरल की परिषद के बारे में बात करी है। अब बात करें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, तो 1833 में उसमें चौथा सदस्य था विधि सदस्य, और विधि सदस्य को पूर्णकालिक बना दिया, यानी परमानेंट कर दिया है। किस एक्ट के माध्यम से? तो 1853 के माध्यम से। ठीक है, निदेशक मंडलों की संख्या 24 से 18 कर दी गई है। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई है, जिसे आगे चलकर लघु संसद का रूप ले लिया, और सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया, अभी परीक्षाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं। तो ये कुछ है प्रावधान है दोस्तों। जितने भी मैंने स्टार लगवाए हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। और आप पेपर उठा करके देखिए, जो भी इन अधिनियमों से प्रश्न आए हैं वो इन जो मैंने आपको यहाँ पर नॉलेज दी है, जो फैक्ट्स लिखाए हैं, इनसे बाहर नहीं गए हैं। बहुत रेयर कोई प्रश्न चला जाए, इसीलिए मैंने 50 प्रश्नों में से सिर्फ 2 प्रश्न, एक आप इन अधिनियमों में से मान लीजिए और एक आप
क्राउन के अंतर्गत जो अधिनियम बनेंगे वहां से मान लीजिए। कोई एक आध प्रश्न कोई बहुत ज़्यादा डीप में पूछ लिया गया हो तो कह नहीं सकता, लेकिन वो जो आपको नहीं आएगा ना इन क्लासेस को करने के बाद, फिर मान के चलिए कि वो 99.99% स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा। वो प्रश्न केवल छोड़े जाने के लिए बनाए जाते हैं, फिर उनको आपको छोड़ना भी होता है। देखिए आरओ के एग्जाम में प्रश्न छोड़ना बहुत जरूरी है। कौन कौन से प्रश्न आपको छोड़ने हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तुक्का मारना आपके लिए आत्मघाती साबित होगा। चलिए फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो अधिनियम बनाए गए हैं उनका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। आप इन वीडियोस लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, इनको बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए। जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आप सुनेंगे, उतना ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और इनकी नोट मेकिंग जरूर कीजिएगा दोस्तों, कॉपी में नोट कीजिए। सपोज आप कोचिंग करने भी जाते हैं ना स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन आने के बाद कोचिंग प्रारंभ करते हैं बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो वहाँ पे जाके नोट करते हैं ना, ये वही कोचिंग के नोट्स हैं दोस्तों। इन्हें आप अच्छे से नोट कीजिए। फ्री कोचिंग आपको जो है अथर्व एजुकेटर की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है। कोई मैं ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से नहीं लाया हूँ। अभी तक आपने जितने भी वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, आपने इतना तो देखा होगा कि पूरा ईमानदारी भरा प्रयास होता है, पूरे डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।